अध्याय 4 चू जियाओए। चू जियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसकी निगाहों में एक भयावह चमक थी। उसने पहले सोचा था कि यह महिला महज घमंडी है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी नीच और दुष्ट होगी। उसे मुसीबत में देखकर उसने तुरंत उसकी बदकिस्मती का फायदा उठाया। निकल जाओ, चू जियांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। चू जियाओए का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, चू जियांग, क्या तुम अब भी खुद को कोई बड़ा और शक्तिशाली नौजवान समझते हो? तुम तो बस एक मामूली इंसान हो, फिर भी मेरे प्रति इतना घमंड दिखाने की हिम्मत करते हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुम नहीं हटोगे तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। चू जियांग का इन बार बार होने वाले उकसावों से सहनशीलता का अंत हो चुका था। तुम मुझसे तमीज से पेश नहीं आओगे, चू जियाओए ने ऐसे कहा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। क्या सबने सुना? इस घटिया आदमी ने मुझसे बदतमीजी करने की बात कह दी। वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे, उनके चेहरे उपहास से भरे हुए थे। चू जियाओए शरीर परिष्करण के छठे स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थी। वह एक ही हथेली के वार से चू जियांग को आसानी से मार सकती थी। चू जियांग का उसे चुनौती देने का साहस करना सरासर हास्यास्पद था। देखते हैं आज तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। अगर तुम्हें गोलियां चाहिए तो मेरे सामने घुटने टेककर अपनी नौकरानी की तरह गिड़गिड़ाओ, तब शायद मुझे तुम पर दया आ जाए और मैं तुम्हें 1-2 गोलियां दे दूं, चू जियाओए ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने रुहुआ को मारा? चू जियांग की आंखों में बर्फीली ठंडक झलक रही थी। हालांकि रुहुआ उसकी नौकरानी थी, लेकिन वह बचपन से उसकी सेवा करती आ रही थी और वह उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। चू जियांग की आंखों में दिख रही निर्ममता को देखकर चू जियाओए कांप उठी। उसे बेहद शर्म और गुस्सा आया। आखिर ऐसे निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई उसे डराने की? आज उसने ठान लिया था कि वह उसे घुटने टेककर भीख मंगवाएगी। तू कुतिया, चू जियांग ने ठंडे लहजे में 4 शब्द कहे। आसपास सन्नाटा छा गया। इस आदमी में वाकई बहुत हिम्मत थी। चू जियाओए न केवल छठे स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थी, बल्कि ग्रैंड एल्डर की सीधी वंशज भी थी। उसका इस तरह अपमान करना मौत को दावत देने जैसा था। चू जियाओए का चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बोलते बोलते उसने चू जियांग पर मुक्का मारा। चू जियांग का अंजाम सब देख सकते थे। अगर यह मुक्का उसे लगता तो भले ही चू जियांग मरता नहीं, लेकिन जीवन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहता। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा दर्शक वर्ग सदमे से स्तब्ध रह गया। चू जियांग ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए चू जियाओए को एक गुड़िया की तरह हवा में उछाल दिया, जिससे वह खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ी और फिर उठने में असमर्थ हो गई। चू जियाओए के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या उसका दांतियान टूटकर अपाहिज नहीं हो जाना चाहिए था? फिर भी उसमें इतनी जबरदस्त ताकत कैसे आ गई? अगर चू जियांग ने अपनी साधना शक्ति न खोई होती तो वह 10 गुना साहस होने पर भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि पिछले 3 वर्षों में चू जियांग की साधना में कोई प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में एकमात्र मार्शल आर्टिस्ट था जिसने क्रूची दायरे को पार कर लिया था, जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक था। चू जियांग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औषधिशाला के अंदर हिंसा करने की? औषधिशाला की रखवाली कर रहे बुजुर्ग तुरंत दौड़े और आसपास मौजूद लोगों को चू जियाओए को इलाज के लिए उठाने का निर्देश दिया। चू जियाओए को कुछ भी हो जाता तो वे इसके परिणाम सहन नहीं कर पाते। बुजुर्ग, क्या आप अंधे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि उसने पहले मुझ पर हमला किया था? चू जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग अवाक रह गए। एकमात्र बुजुर्ग होने के नाते उन्हें इन झगड़ों में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर हालात ठीक से नहीं संभाले गए तो उन्हें कुचल कर रख दिया जा सकता था। हालांकि ग्रैंड एल्डर शक्तिशाली थे, लेकिन 10 एल्डर्स में से काफी ऐसे एल्डर्स थे जिन्होंने चू जियांग का समर्थन किया था। यद्यपि वह भी एक वरिष्ठ थे, लेकिन दान मंडप के मात्र संरक्षक वरिष्ठ होने के नाते उनकी तुलना 10 वरिष्ठों से नहीं की जा सकती थी। अगर यह चू जियान होता। क्यू झेन सचमुच एक निकम्मा व्यक्ति बन चुका है और वह बिना किसी झिझक के ग्रैंड एल्डर का साथ देगा, क्योंकि कोई भी निकम्मे का साथ नहीं देगा। भले ही कुछ बड़े बुजुर्ग पुराने संबंधों को ध्यान में रखते हुए चू जियांग की जान बख्श दें, लेकिन वे पहले की तरह उसका साथ नहीं देंगे। हालांकि वर्तमान स्थिति कुछ हद तक भ्रामक है। यदि चू जियांग का दांतियान सचमुच चकनाचूर हो गया है और वह अपंग हो गया है तो उसके पास अभी भी इतनी जबरदस्त शक्ति होना असंभव है। इसके अलावा मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग भी चू जियांग की ताकत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा पाए। चू जियांग के द्वारा अभी अभी उत्सर्जित आभा से स्पष्ट था कि वह शरीर परिष्करण के चौथे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था।
हालांकि जिस सहजता से उसने चू जियाओयुए को हराया, उससे यह साबित होता है कि उसकी ताकत कम से कम शरीर परिष्करण के 7वें स्तर की थी। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को चू जियानक्यू की पृष्ठभूमि पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी और वे उसे ज्यादा नाराज भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि युवा स्वामी को औषधि मंडप में क्या काम आया है। मैंने इस महीने की गोलियां अभी तक नहीं ली हैं, इसलिए मैं अपनी मासिक दवाइयां लेने के लिए दवाखाने आई हूँ, चू जियानक्यू ने शांत भाव से कहा। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग ने चू जियानक्यू को देखा, काफी देर तक सोचा समझा और फिर गोलियों की एक बोतल निकालकर उसे सौंप दी। चू जियानक्यू ने चीनी मिट्टी की बोतल उठाई, उस पर एक नजर डाली और तुरंत गुस्से से भड़क उठी, बड़े का इससे क्या मतलब है। चीनी मिट्टी की बोतल में केवल 6 शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां थीं। उनके मासिक भत्ते के अनुसार उन्हें 3 ऊर्जा संचयन गोलियां मिलनी चाहिए थीं। शरीर को मजबूत करने वाली गोली और ऊर्जा संचय करने वाली गोली की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। शरीर को मजबूत करने वाली गोली केवल प्रथम श्रेणी की गोली है, जबकि ऊर्जा संचय करने वाली गोली द्वितीय श्रेणी की गोली है। दोनों की प्रभावशीलता में अंतर 10 गुना से भी अधिक है। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि आप जानते हैं युवा स्वामी, औषधि मंडप में औषधियों का आवंटन प्रत्येक व्यक्ति के साधना स्तर पर आधारित होता है। आप पहले वास्तविक ची क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से ची संचय की औषधियां प्राप्त हुई, लेकिन अब। चू जियानक्यू ने ठंडी सांस ली, शरीर को तरोताजा करने वाली 6 गोलियां उठाईं और जाने के लिए मुड़ गया। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग सही कह रहे थे। चू परिवार के संसाधन साधना स्तर और प्रतिष्ठा के अनुसार आवंटित किए जाते थे। चू परिवार के मुखिया और 10 बुजुर्गों के सीधे वंशज अपनी साधना स्तर के अनुसार हर महीने औषधि मंडप से एक निश्चित मात्रा में औषधियां मुफ्त में प्राप्त कर सकते थे। अन्य शाखाओं के मार्शल आर्टिस्टों को संसाधन प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में पुण्य अंक खर्च करने पड़ते थे। चू जियानक्यू ने अपने हाथ में मौजूद गोलियों की बोतल को देखा और थोड़ी चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पहले सोचा था कि मुझे 3 ची गैदरिंग पिल्स मिल जाएंगी। ची गैदरिंग पिल्स के शक्तिशाली औषधीय प्रभावों को देखते हुए 3 गोलियां भी मुझे बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें स्तर तक पहुंचने में मुश्किल से ही मदद कर पाएंगी। पर अब। चू जियानक्यू ने झुंझलाहट में अपना माथा पीट लिया। लगता है उसे कहीं और से गोलियां हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। जब चू जियानक्यू अपने कमरे में लौटा, तब तक रुहुआ टूटी हुई मेजों और कुर्सियों को समेट चुकी थी। युवा स्वामी, मैंने सुना है कि युवा स्वामी चौहान ने 10 दिनों में होने वाली कुल प्रतियोगिता में चू परिवार के युवा स्वामी पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव वरिष्ठ परिषद के समक्ष रखा है और वरिष्ठ परिषद ने सहमति दे दी है, रुहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए और चिंतित भाव से कहा। यह सुनकर चू जियानक्यू अचंभित रह गया और मन ही मन उपहास करने लगा। अंततः ग्रैंड एल्डर के वंश को कार्रवाई करने से खुद को रोकना ही पड़ा। चू जियानक्यू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि एल्डर काउंसिल के सभी बुजुर्ग बड़े बड़े धूर्त थे। भले ही अब इतने सारे बुजुर्ग उसका साथ दे रहे थे, लेकिन अगर वह सचमुच निकम्मा साबित हुआ तो उनमें से अधिकतर बुजुर्ग तुरंत ग्रैंड एल्डर का साथ दे देंगे। यह खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि उसका दांतियान चकनाचूर हो गया है और वह अपंग हो गया है, लेकिन वे बूढ़े लोग व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि किए बिना आसानी से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। 10 दिन बाद होने वाली लड़ाई निर्णायक है। अगर वह चौहान से हार जाता है तो चू परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उस समय भले ही ग्रैंड एल्डर उसे मारने की कोशिश करे, जब तक यह बहुत खुलेआम न हो अधिकांश बुजुर्ग लोग अनदेखा कर देंगे। अध्याय 5 असंख्य पथों की विरासत उत्पत्ति रूनसरी। 10 दिन बचे हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चू जियानक्यू जानता था कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और उसे इन 10 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। चूहान की तुलना चूहे और चू जियाओयुए से नहीं की जा सकती। ग्रैंड एल्डर के प्रत्यक्ष पोते होने के नाते चूहान 9वें स्तर के शारीरिक परिष्करण वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनकी शक्ति अत्यंत असाधारण है। लियू तियान्याओ द्वारा उसे अपंग किए जाने से पहले चूहान चू परिवार की युवा पीढ़ी में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ताकत में उसके बाद दूसरे स्थान पर था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह चूहान का मुकाबला करने से बहुत दूर था। चू जियानक्यू ने रुहुआ के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, छोटे मालिक के पास एक योजना है। तुम पहले बाहर जा सकती हो, छोटे मालिक को साधना करने की जरूरत है। रुहुआ मान गई और आज्ञाकारी होकर कमरे से बाहर चली गई। चू जियानक्यू पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वह अपनी ताकत को जल्द से जल्द कैसे बढ़ा सकता है। वर्तमान में अपनी ताकत बढ़ाने के केवल 2 ही तरीके हैं, एक तो अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करना और दूसरा अपने साधना स्तर को बढ़ाना। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है
चू जियांग्क्यू ने चू परिवार की मार्शल आर्ट तकनीकों की बुनियादी बातें पहले ही सीख ली थीं। चू परिवार की मार्शल आर्ट तकनीकें जिनके बारे में मुझे जानकारी है, वे चू हान की तकनीकों से बहुत अलग नहीं हैं। अपनी साधना के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में गोलियों की आवश्यकता होती है। वैसे मैंने अभी तक अपने चेतना सागर में स्थित कैओस सुप्रीम टावर में प्रवेश नहीं किया है। मैंने कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक और कैओस सुप्रीम ब्लड लाइन की शक्ति का अनुभव कर लिया है, इसलिए यह कैओस सुप्रीम टावर भी शायद कोई साधारण वस्तु नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो जो मेरी शक्ति बढ़ाने में सहायक हो। चू जियांग्क्यू का मन जागृत हुआ और उसकी आत्मा चेतना के सागर में प्रवेश कर गई, जहां एक विशाल और प्राचीन मीनार भव्यता से खड़ी थी। चू जियांग्क्यू ने पहली बार उस विशाल मीनार का गंभीरता से निरीक्षण किया था। पिछली बार उसे वहां से हटाए जाने से पहले उसे करीब से देखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उसे मीनार के स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। करीब से निरीक्षण करने पर चू जियांग्क्यू ने पाया कि यद्यपि विशाल काला टावर भव्य और प्रभावशाली था, लेकिन उसकी संरचना दरारों से ढकी हुई थी, जो एक ऐसे जीर्ण शीर्ण मंदिर की तरह दिखती थी जिसे कई वर्षों से उपेक्षित किया गया था और जो किसी भी क्षण ढहने के कगार पर था। चू जियांग्क्यू टावर के नीचे तक गया, धीरे से टावर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। टावर के अंदर का दृश्य देखकर चू जियांग्क्यू को गहरा सदमा लगा। टावर के अंदर प्रकाश की धाराएं तैरती और नाचती हुई गहन और रहस्यमय प्रतीकों का निर्माण कर रही थीं, जबकि जमीन जटिल आकृतियों से ढकी हुई थी। असंख्य उत्पत्ति पथों और रून सरणियों के प्रवाह की विरासत। इस दृश्य को देखकर चू जियांग्क्यू का दिमाग प्रासंगिक जानकारियों से भर गया। तियानवु महाद्वीप में रून सरणी सबसे गहन और अद्वितीय कौशल है। तियानवु महाद्वीप में रून मास्टर्स सबसे सम्मानित व्यवसायों में से एक हैं। तियानवु महाद्वीप की मार्शल आर्ट की दुनिया में सब कुछ रून सरणी से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। जब हथियार परिष्कृतकर्ता जादुई कलाकृतियों और खजानों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें सरणियों की आवश्यकता होती है और जादुई कलाकृतियों के निर्माण के लिए रून का अंकन आवश्यक होता है। ताबीजों की व्यवस्था के बिना कीमियागरी नहीं की जा सकती। साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए एक आत्मा एकत्रित करने वाली व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। पर्वतीय द्वार की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक संरचना की तैनाती आवश्यक है। आग जलाने के लिए अग्नि तावीज की आवश्यकता होती है। जब आपको पानी की जरूरत हो तो आपको जल तावीज की जरूरत पड़ेगी। उड़ने या टेलीपोर्ट करने के लिए आपको एक फ्लाइंग टैलिस्मैन और एक अर्थ टेलीपोर्टिंग टैलिस्मैन की आवश्यकता होगी। ताबीज की यह व्यवस्था ब्रह्मांड के महान दाव का मानवीकरण है, एक अतुलनीय रूप से गहन और अद्वितीय कला है जो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को समाहित करती है। हमारी आंखों के सामने बहता हुआ प्रकाश वास्तव में पीढ़ियों से चली आ रही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रून एरेज की एक श्रृंखला है। चू जियांग्क्यू ने मंत्रों और उनके प्रकाश को एक एक करके ध्यान से देखा। अग्नि ताबीज, पानी का जादू, पवन ताबीज, स्विफ्ट ट्रैवल टैलिस्मैन, भ्रम सरणी, भूल भुलैया, फायर एरे, आर्क डैनफू एरे। जब चू जियांग्क्यू की नजर उस संरचना पर पड़ी तो उसका दिल कांप उठा। पिल एरे दवाइयों को परिष्कृत करने के लिए विशेष संरचनाओं का उपयोग करता है। बस औषधीय जड़ी बूटियों को एरे में डाल दें और दवाइयां अपने आप परिष्कृत हो जाएंगी। इस संरचना को देखकर चू जियांग्क्यू आश्चर्यचकित और अत्यधिक प्रसन्न दोनों हो गया। हे भगवान, यह आकृति तो सचमुच स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाली है। अगर इस आकृति के बारे में सबको पता चल गया तो क्या दुनिया भर के सारे रसायन शास्त्री अपनी नौकरी नहीं खो देंगे? साधारण संरचनाएं केवल रसायन शास्त्रियों को अग्नि को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए होती हैं। वे गोलियां बनाने में रसायन शास्त्रियों का स्थान नहीं ले सकती। रसायन विद्या में ऊष्मा को नियंत्रित करने से लेकर मिलाई जाने वाली सामग्रियों की मात्रा तक हर चरण रसायन विद्या की सफलता दर को प्रभावित करता है। चू जियांग्क्यू ने कभी भी ऐसी सरणी के बारे में नहीं सुना था जो स्वचालित रूप से गोलियों को परिष्कृत कर सके। यह आकृति कितनी भयावह है! चू जियांग्क्यू तुरंत उस संरचना की ओर चले गए और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे। चू जियांग्क्यू ने पहले जो सरणी मंत्र देखे थे वे इस समय उसकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं थे, इसलिए उसने उनका अध्ययन करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अगर मेरे पास गोलियां बनाने की यह मशीन होती तो क्या मेरे पास खाने के लिए ढेर सारी गोलियां नहीं होती? जब तक पर्याप्त गोलियां उपलब्ध हैं, चू हान, लियू तियान्याओ, ओयांग युआन और यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी कोई समस्या नहीं है। चू जियांग्क्यू ने स्वयं को पूरी तरह से रसायन शास्त्र और ताबीज की व्यवस्था के लिए समर्पित कर दिया और अत्यंत सावधानी से इसका अध्ययन किया। डैनफू एरे में शामिल सिद्धांत अत्यंत जटिल हैं, जिसके लिए विभिन्न डैन सूत्रों, अनुपातों और खाना पकाने के समय के आधार पर समायोजन की आवश्यकता होती है। गोलियों की व्यवस्था,
परिष्कृत की जा रही गोली के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। यहाँ ताबीजों की संरचना केवल एक सामान्य रूपरेखा है। अमृतों के विशिष्ट शोधन के लिए ताबीजों की संरचना के स्वामी को वास्तविक स्थिति के अनुसार इसे समायोजित और व्यवस्थित करना होगा। हालांकि इस ताबीज की गोली के संग्रह में हजारों उदाहरण हैं, जिनमें से सभी का सीधे उपयोग किया जा सकता है। देखते ही देखते एक दिन बीत जाता है। चू जियानक्यू ने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार वह बॉडी टैंपरिंग पिल के लिए मंत्रों को व्यवस्थित करने की विधि को मुश्किल से समझ पाई। यह औषधि निर्माण प्रक्रिया बेहद जटिल और गहन है। इतने कम समय में इसे पूरी तरह समझना उसके लिए असंभव है। चू जियानक्यू अभी केवल शरीर को मजबूत करने वाली औषधि के निर्माण के एक मामले का अध्ययन कर रहा है। किसी एक रून सरणी की व्यवस्था को समझना स्वाभाविक रूप से समग्र संरचना में महारत हासिल करने की तुलना में कहीं अधिक आसान है। हालांकि बॉडी टैंपरिंग पिल के लिए केवल एक प्रकार के रून सरणी की व्यवस्था में महारत हासिल करने में भी चू जियानक्यू की मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया, जिससे वह अत्यधिक थका हुआ महसूस करने लगा। चू जियानक्यू टावर के भीतरी हिस्से से बाहर निकल आया। वह इतना थका हुआ था कि उसका मन सिर्फ सोने का कर रहा था, लेकिन समय की कमी के कारण उसे जरा भी आराम नहीं करने दिया गया। अब एक दिन बीत चुका है, उसके पास केवल 9 दिन बचे हैं। शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली बनाने की विधि में महारत हासिल कर ली गई है और इसका नुस्खा चू परिवार के औषधि केंद्र में उपलब्ध है। अब बस शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली के लिए आवश्यक सामग्री की कमी है। रसायन विद्या में उपयोग होने वाली औषधीय जड़ी बूटियां तियानशुई शहर के रसायनज्ञ संघ से आसानी से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन चू जियानक्यू इस समय बिल्कुल कंगाल है और आधी जड़ी बूटी भी नहीं खरीद सकता। एक पैसे से तो हीरो भी गिर सकता है। चू जियानक्यू ने अपना सिर खुजाया और कुछ देर सोचा। ऐसा लग रहा था कि वह पहले बेचने के लिए कुछ ही ताबीज बना सकता है। बहुत सोच विचार के बाद चू जियानक्यू ने टावर के अंदर से एक और प्रतीक चिन्ह चुना। यह प्रतीक चिन्ह पिलरून एरे से कई गुना सरल था और चू जियानक्यू ने इसे बिना ज्यादा मेहनत किए सीख लिया। उन्होंने ताबीज लिखने की कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन ताबीज बनाने के लिए आवश्यक सामग्री सबसे बड़ी समस्या बन गई। चू जियानक्यू के पास इस समय पैसों की कमी थी और ताबीज बनाने की सामग्री खरीदने के लिए उसे पिल पवेलियन से अभी अभी मिली 6 बॉडी टैंपरिंग पिल्स को निकालकर बेचना पड़ा। कैओस सुप्रीम टावर के भीतर स्थित रून सरणी की विरासत अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं और इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप इसे तुरंत व्यवहार में ला सकते हैं। चू जियानक्यू ने पहला ताबीज सफलतापूर्वक बनाने से पहले ताबीज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज की कुछ ही शीटें बर्बाद की। यह सबसे सरल प्रथम श्रेणी का ताबीज है, शक्ति बढ़ाने वाला ताबीज जो थोड़े समय के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को दोगुना कर सकता है। अध्याय 6 लियू गाओयांग, वानवू ट्रेडिंग कंपनी, लिंगफू पवेलियन। चू जियानक्यू अपने साथ 10 से अधिक चित्रित ताबीज लेकर आया था और उसने उन्हें बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर लेने की योजना बनाई थी। हालांकि इन ताबीजों को सीधे ताबीज मंडप में बेचा जा सकता है, लेकिन इनकी कीमत उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि किसी स्टॉल पर बेचने पर होती है, क्योंकि ताबीज मंडप ताबीज खरीदते समय कीमत के अंतर से लाभ भी कमाता है। इस समय चू जियानक्यू बिल्कुल कंगाल था और वह कीमत के अंतर को चुकाने के लिए तैयार नहीं था। तियानवू महाद्वीप में आध्यात्मिक ताबीज की बहुत मांग है, इसलिए चू जियानक्यू को बिक्री की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। चू जियानक्यू ने जिस आसानी से ताबीज बनाया, उससे भ्रमित न हो। यह कैओस सुप्रीम टावर से विरासत में मिली ताबीज सरणी की शक्ति और उसकी असाधारण रूप से उच्च समझ का संयोजन था, जिसने उसे इतने कम समय में ताबीज बनाने की मूल बातें सीखने में सक्षम बनाया। अधिकांश लोगों के लिए बुनियादी बातों में महारत हासिल करने में ही अनिश्चित समय लग सकता है। शुरुआती स्तर से लेकर पहला ताबीज सफलतापूर्वक बनाने तक उच्च प्रतिभा वाले लोगों को भी कम से कम आधा साल लगेगा, जबकि कम प्रतिभा वाले लोगों को 2 या 3 साल तक सफलता नहीं मिल पाएगी। रून सरणी की कला गहन और रहस्यमय है, जिसके लिए रसायन शास्त्र और शस्त्र निर्माण से भी अधिक प्रतिभा और समझ की आवश्यकता होती है। 10,000 लोगों में से शायद एक ही रून सरणी का उस्ताद हो पाता है। यही कारण है कि तियानवू महाद्वीप पर रून सरणी के उस्ताद अत्यंत दुर्लभ हैं। रून और एरे के उस्तादों को आमतौर पर रून उस्ताद और एरे उस्ताद में विभाजित किया जाता है, क्योंकि केवल कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति ही एक ही समय में रून और एरे दोनों तकनीकों में महारत हासिल कर सकते हैं। अधिकांश रून और एरे उस्ताद केवल एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रत्येक रून मास्टर एक ऐसा संसाधन है जिसे हासिल करने के लिए विभिन्न ताकतें होड़ में लगी रहती हैं। स्पिरिट टैलिस्मैन पवेलियन में स्पिरिट टैलिस्मैन बेचने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक है। वानवू ट्रेडिंग कंपनी महान कियान राजवंश की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है।
इसका कारोबार पूरे महान कियान राजवंश में फैला हुआ है और इसके सभी 100 प्रांतों में इसकी शाखाएं हैं। वानवू ट्रेडिंग कंपनी ताबीज, फॉर्मेशन, गोलियां, जादुई हथियार और साधना तकनीकों सहित कई तरह के व्यवसायों में काम करती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में लगभग हर व्यवसाय में वानवू ट्रेडिंग कंपनी शामिल है। युवा मास्टर चू, क्या आपका शक्ति बढ़ाने वाला ताबीज वास्तव में आपकी ताकत को दोगुना कर सकता है? चू जियांग ने अभी अभी अपना साइन बोर्ड लगाया ही था कि उन्हें अपना पहला ग्राहक मिल गया। दृढ़ चेहरे और कुछ हद तक सरल स्वभाव वाला एक व्यक्ति चू जियांग के स्टॉल के पास आया और पूछताछ की। हालांकि उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि वह शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज की प्रभावशीलता के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था। यह बात समझ में आती है क्योंकि प्रथम श्रेणी के शक्तिवर्धक ताबीज का प्रभाव आमतौर पर ताकत में 30% की वृद्धि करता है और 50% की वृद्धि अत्यंत दुर्लभ है। 50% से अधिक की वृद्धि केवल द्वितीय श्रेणी के ताबीज विशेषज्ञ की सहायता से ही संभव है। शक्ति को दोगुना करने की बात करें तो तियानशुई काउंटी में इससे पहले कभी भी इस तरह का शक्तिवर्धक ताबीज प्रकट नहीं हुआ है। पहले चू जियांग का पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित था और उन्हें कैओस सुप्रीम टावर प्राप्त करने से पहले रून सरणियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब रून सरणियों के बारे में उनका सारा ज्ञान कैओस सुप्रीम टावर से ही प्राप्त हुआ है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैओस सुप्रीम टावर में मौजूद रून सरणियां कितनी शक्तिशाली थीं, या कोई भी रून सरणी, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर की भी, अगर उसे हटा दिया जाए तो महान कियान राजवंश की रून सरणी की दुनिया में कितना बड़ा झटका लग सकता है। बेशक इससे प्रभाव दोगुना हो सकता है। चू जियांग थोड़ा हैरान था। चूंकि यह पहली बार था जब वह ताबीज बना रहा था, इसलिए ताबीज बनाने की उसकी तकनीक अभी निपुण नहीं थी और इन ताबीजों का प्रभाव उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसे पहले थोड़ी चिंता थी कि कहीं ये शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज बिक न पाएं क्योंकि इनकी शक्ति बहुत कम है। लेकिन अब उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देखकर ऐसा लगता है कि उसे नहीं लगता कि शक्ति बढ़ाने वाला ताबीज बहुत शक्तिशाली है। छी, शक्ति दोगुनी हो गई। ये तो बहुत ही घमंडीपन है। यहाँ तक कि पैवेलियन मास्टर यांग भी इस तरह शेखी बघारने की हिम्मत नहीं करते। चू परिवार का वो सम्मानित युवा गुरु जो कभी तियानशुई काउंटी का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जब उसका दांतियान चकनाचूर हो गया और उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो गई तो छी, वो इस तरह के मंगोल विरोधी हथकंडे अपनाने पर मजबूर हो गया। यह वाकई बेहद दुखद है कि वे इतनी नीच हरकत पर उतर आए हैं। रेशमी वस्त्र पहने एक युवक हाथ में एक तह करने वाला पंखा लिए धीरे धीरे टहलते हुए आया। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था और उसके पीछे कई चापलूस नौकर चल रहे थे। चू जियांग की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। लियू गाओयांग लियू तियान्याओ का छोटा भाई। चू जियांग के मन में लियू परिवार के प्रति जरा भी सद्भावना नहीं थी। लियू परिवार के किसी भी सदस्य को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता था, विशेषकर तब जब वह लियू तियान्याओ का छोटा भाई था। इससे पहले कि वह लियू परिवार के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर पाता, वे खुद उसके पास आ जाते थे। लियू गाओयांग ताबीजों की व्यवस्था में असाधारण प्रतिभा रखते हैं। वे बचपन से ही स्पिरिट टैलिस्मैन पवेलियन के एक वरिष्ठ गुरु के अधीन अध्ययन कर रहे हैं और अब तियानशुई शहर में एक प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी के ताबीज मास्टर हैं। झाओ चेंग, तुम अब सचमुच हताश हो गए हो, तिनके का सहारा ले रहे हो, इस निकम्मे के बनाए ताबीज पर विश्वास कर रहे हो। यह निकम्मा तो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, इसके शरीर में जरा भी असली ऊर्जा नहीं है, यह ताबीज कैसे बना सकता है? एक ऐसा ताबीज जो तुम्हारी ताकत को दोगुना कर दे। हाँ, ये तो हास्यास्पद है। लियू गाओयांग ने चू जियांग की ओर देखा और जोर से हंसा। उसके चेहरे पर तिरस्कार, घृणा और उपहास के भाव थे। क्या युवा स्वामी चू इस हालत में पहुंच गए हैं कि ठगी और धोखाधड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं? यदि वास्तव में आपको पैसों की कमी है तो मेरे सामने घुटने टेककर कुछ बार प्रणाम करें, शायद मैं आप पर दया करूं और आपको कुछ आध्यात्मिक पत्थर दे दूं। बिल्कुल सही, कुछ बार घुटने टेककर और प्रणाम करके पैसा कमाना अपनी ताकत को दोगुना करने वाला ताबीज बनाने से कहीं ज्यादा आसान है। हमारे युवा स्वामी के सामने घुटने टेककर प्रणाम करो और तुम्हें आत्मा के पत्थर मिलेंगे। कितना बढ़िया सौदा है। नकली ताबीज बेचना बेहद जोखिम भरा काम है और उन्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। इतने स्पष्ट झूठ से वे किसे बेवकूफ बना सकते हैं? लगता है चू परिवार के युवा स्वामी द्वारा अपना दांतियान नष्ट करने के बाद उनका दिमाग भी खराब हो गया है। वे चापलूस भी इस हंगामे में शामिल हो गए। इस हलचल ने तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। आखिरकार उनमें से एक कभी तियानशुई शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था और दूसरा तियानशुई शहर का एक प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी का ताबीज विशेषज्ञ था। दोनों ही कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, इसलिए यह नजारा देखने लायक था।
पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह फैल रही है कि तियानशुई शहर के पूर्व शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति का दांतियान टूट गया है, जिससे वह अपंग हो गया है। अधिकांश लोग इस अफवाह पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। आखिरकार चू जियानक्यू को कभी तियानशुई शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय है कि साधना में विचलन के कारण अचानक उसका दांतियान चकनाचूर हो गया। आज यह पता लगाने का अच्छा दिन है कि यह अफवाह सच है या झूठ। ये पागल कुत्तों का झुंड कहाँ से आ गया, ऐसे भौंक रहा है, चू जियानक्यू ने अधीरता से चिल्लाया। वह लियू गाओयांग जैसे मस्खरों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। उसके लिए असली खतरा तो ग्रैंड एल्डर और ओयांग युआन जैसे लोग थे। बेशक लियू तियानयाओ, जिसने तीनों यिन मेरिडियनों में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी और अपनी साधना प्राप्त कर ली थी, वह भी उसके लिए एक खतरा था। उनके पास समय की बहुत कमी थी और लियू गाओयांग जैसे मस्खरों से बहस करने में समय बर्बाद करने का उनके पास समय नहीं था। अगर वानवू ट्रेडिंग कंपनी के भीतर लड़ाई झगड़ा सख्त वर्जित न होता तो चू जियानक्यू ने इस मूर्ख को बहुत पहले ही थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया होता ताकि वह इतना शोर न मचा सके। लियू गाओयांग की हंसी अचानक रुक गई, मानो किसी हंस को अचानक गर्दन से पकड़ लिया गया हो। उस घटिया इंसान ने उसे क्या कहा? पागल कुत्ता। लियू गाओयांग तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। एक निकम्मे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से पागल कुत्ता कहा जाना उसके लिए असहनीय अपमान था। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। क्रोधित होकर लियू गाओयांग ने चू जियानक्यू पर एक मुक्का फेंक दिया।